Welcome to the Facebook Live session. मैं डॉक्टर सौरभ मुखर्जी, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन, डॉक्टर सौरभ मुखर्जी, शैल्बी हॉस्पिटल सूरत। मैं लास्ट 5 साल में शैल्बी हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी कर रहा हूँ और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं इस फेसबुक लाइव सेशन में। वो है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, पर्टिकुलरली साइंटिफिक जानकारी, और इससे बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं लोगों को। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस पहले होता क्या है, आपने सुना होगा कि लोगों को हो गया है, लोगों ने कॉलर पहना हुआ है और चक्कर आ रहे हैं, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये मैं पहले इस पर क्या होता है इस पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये है आप सर्वाइकल स्पाइन का आपका फोटो, ठीक है। मतलब गर्दन का जो पार्ट है, इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। और ये ब्रेन से जो स्कल जो पार्ट है, उससे नीचे से हमारे जो पीठ का जो जंक्शन है, उसमें 7 हड्डियाँ रहती हैं इस तरह की, और इन 7 हड्डियों में उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी सर्वाइकल स्पाइन की हड्डियाँ बोलते हैं। पीठ को थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं, कमर को लंबर बोलते हैं। ये जस्ट नाम है और कुछ नहीं। जो सर्वाइकल स्पाइन है, जैसे बाकी कमर में भी है, हड्डियाँ रहती हैं, ये हड्डियाँ रहती हैं सेल, और इन हड्डियों के सामने के पोर्शन में बीच में डिस्क यानी गादी रहती है, 2 हड्डी के बीच में। पीछे जॉइंट रहती हैं, जोड़ रहती हैं। अभी सर्वाइकल स्पाइन में सबसे ज़्यादा जोड़ रहते हैं। क्यों? क्योंकि गर्दन सबसे मोबाइल पार्ट है। हम लोग गर्दन में ऐसा 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 सब कर सकते हैं। पीठ में भी बहुत कम जॉइंट रहती है लेकिन मूवमेंट कम रहती है। कमर के जॉइंट्स में भी मूवमेंट रहती है। तो आज हम जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बात कर रहे हैं, तो ये लैटिन वर्ड है। स्पॉन्डाइलोस मतलब वर्टिब्रा यानी गर्दन की जो हड्डी है, जो ये हड्डी है, इसको हम लोग स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। ये देखिए, ये गर्दन की हड्डी है, ये हड्डियों को हम स्पॉन्डाइलोस बोलते हैं। जब इन घिस जाते हैं और जब इनमें इनके बीच की जो गादी खराब हो जाती है या किसी भी कारण से, मोस्ट कॉमनली एजिंग की वजह से, इंजरी की वजह से, या इनके जेनेटिक कॉजेज ही होते हैं, जो जॉइंट भी लाइनिंग खराब हो जाती है, तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। तो ये जानना ज़रूरी क्यों है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इतना कॉमन है। शायद ही कोई घर होगा जिसमें किसी को गर्दन का नेक से लेके नीचे के पोर्शन तक पेन नहीं होता। आमतौर पे बच्चों को या बहुत यंग एज पे ये बहुत कम देखा जाता है, और हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये एक सर्टन एज 30, 40, 50 के बाद हर घर के दूसरे मेंबर को होता है। यानी गर्दन के ये पार्ट में पेन होता है जब आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। कई लोग डायमंड इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई डेंटिस्ट है, तरह तरह के प्रोफेशंस में गर्दन हम झुका के काम करते हैं, हमें काम करने में दिक्कत आती है और हम सीवियर पेन होता है। एक आधा दिन नहीं, शायद होता ही रहता है, बीच बीच में ही हमें गर्दन में दर्द होता है, और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे निकालते हैं और बोलते हैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। मतलब क्या? गर्दन की ये घिस गई है, हड्डियाँ घिस गई हैं, हड्डियों के बीच में गादी का गैप कम हो गया है और जॉइंट घिस गई है। तो ये होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बहुत ही कॉमन है, हर तीसरे इंसान को होगा। पहली बात, ये कितना कॉमन है। दूसरी बात, इससे क्या क्या चीज़ हो सकती है और ये क्या क्या प्रॉब्लम करता है, इसका कारण क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो देखिए, सर्वाइकल स्पाइन में जैसे हड्डियाँ रहती हैं, उस तरह कई सारी चीज़ें और भी रहती हैं। जिस तरह अगर रीढ़ की हड्डी के अगर आप बात करें, तो ये देखिए, अगर ये है आपकी एक मॉडल जिसमें आप लोग चित्र, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये डिस्क रहती है यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के गादी, इसको गादी बोलते हैं, डिस्क, इसको हम लोग मेडिकल टर्म से। पीछे ये नस रहती है, ये साइड में नस रहती है। तो कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली सबसे कॉमन होता है कि गर्दन की जो जॉइंट घिसने की वजह से गर्दन में दर्द होता है। इसमें कोई भी दूसरे कोई जगह में दर्द नहीं होता, क्योंकि आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स के घिसने का पेन है। इससे भी कुछ ज़्यादा अगर हो जाए, अगर ये गादी बाहर आए, जिस तरह से मैंने आपको इस तस्वीर में दिखाई, मैंने इस तस्वीर में आपको दिखाया कि ये गादी देखिए, ये साइड की गादी ये बाहर आ गई है, यहाँ पे बाहर आ गई है, और इसके बाजू वाले पिक्चर में भी देखेंगे कि गादी बाहर आके ये साइड वाले जो नसें येलो में दिख रही है, ये साइड वाली नसें इनको दबा रही है। जब ऐसा होता है तो गर्दन से जो पेन है वो शोल्डर में
पीठ के एरिया में और पूरे हाथ में आ सकता है। साथ में नस के दबने की वजह से हाथ में झंझनाट, तो गुजराती में बोलते हैं हाथ में झंझनाटी थाय छे, खाली चढ़े छे, हाँ करंट जो लागे छे, लवकारा मारे छे यहाँ पे, इस तरह से मतलब यहाँ पे हाथ में करंट जैसा लगता है ऐसा हाथ उठा ही नहीं सकते हम, हाथ को हम थोड़ा भी मूवमेंट करते हैं बहुत सीवियर पेन होता है, गर्दन के मूवमेंट से भी हाथ में पेन होता है। तो जिस तरह कमर के डिस्क की वजह से सायटिका होता है, उसी तरह गर्दन की गादी की वजह से रेडिएटिंग पेन हाथ में एक साइड पे, दोनों साइड पे, पीठ के एरिया में, गर्दन से नीचे के एरिया में हो सकता है। कभी कभी ऊपर के जो गादी है उसकी वजह से पीछे के पार्ट में हेडेक भी इसी वजह से हो सकता है, ऑक्सीपिटल हेडेक हो सकता है। तो ये एक चीज़ हो गया। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई क्षेत्र में ये जब शोल्डर में या हाथ में पेन होता है मेनली, तो लोगों को या इवन डॉक्टर्स को, फैमिली डॉक्टर्स को या कई लोगों को ऐसा इनिशियली लगता है, जो कि सही भी है, कि पेन पहला इलाज और जो टेस्टिंग एक्सरे शोल्डर का निकालें, एल्बो का निकालें, ये जॉइंट का निकालें, क्योंकि हमें लगता है कि ये हाथ में प्रॉब्लम है, दर्द तो हाथ में है, गर्दन में इतना नहीं है। तो इससे कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हाथ में उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस तरह अगर आप स्विच लाइट ऑन ऑफ होने में 3 चीज़ें हो सकती है, इधर स्विच में प्रॉब्लम हो सकता है, या उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या उसकी लाइट में प्रॉब्लम, बल्ब में प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरह अगर यहाँ की गर्दन से नस दबे तो पूरे शोल्डर, हाथ, एल्बो, उंगली, किसी में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कौन सी नस दब रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी प्रॉब्लम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये मैं आपको एक MRI है उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। अभी देखिए ये MRI की जो तस्वीर है, ये इसमें मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपको अगर दिख रहा हो तो इसमें एक साइड से MRI दिख रही है, ये एक्सरे है हमारे, एक तरफ हमारी ये MRI है, उसके ऑपोजिट साइड वाला एक्सरे, वाला एक्सरे। तो ये एक स्पॉन्डाइलोसिस का है। इसमें जो रीढ़ की हड्डी है उससे उनकी हड्डी घिस गई है और इससे नसें इतनी दबने लगी हैं कि ये देखिए, ये और एक तस्वीर है, ये पीछे का जो ये हड्डी के पीछे जो हमारी मेन स्पाइनल कॉर्ड जो नस है वो धीरे धीरे दबने लगी है। ये क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी जो गद्दी जो यानी डिस्क जब ये खिंचने लगता है तो ये पीछे के जो नस को स्लोली जगह और कम करता है। अगर ये स्लो हो, यानी 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल में धीरे धीरे होता है, तो कभी कभी गर्दन में इतना ज़्यादा पेन भी नहीं होता। तो सिम्टम क्या होता है, कैसे पता चलेगा स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से हो रहा है? ये भी एक तरह का स्पॉन्डाइलोसिस है। ये पता चलेगा, लोगों को हाथ में झंझनी आएगी, नमनेस आएगा, गर्दन में दर्द इतना नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाथ में झंझनाहट आती है, हाथ में पेशेंट बोलता है खाली चढ़े थे, भारी लागे थे। दूसरी बात होती है अर्ली साइन क्या होता है, कैसे पता चलता है? ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि आपके जैसे हाथ की जो फिंगर्स की कंट्रोल है, पर्टिकुलरली एल्डरली लोगों में भी हो सकता है, यंग लोगों में कम होता है, एल्डरली लोगों में ये हो सकता है कि हाथ के उंगलियों की कंट्रोल चली जाए, कम हो जाए, बटर शर्ट के बटन लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है, चम्मच से खाने में हाथ से चीज़ें गिर जा रही हैं, हाँ, लेडीज़ में साड़ी का पीछे का जो लगाने में उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, हैंड राइटिंग में चेंज हो रही है, ये अर्ली चेंजेस है। और क्या हो सकता है, अभी हमारे जो बैलेंस है चलने फिरने की, वो भी इफेक्ट हो सकती है। जैसे पेशेंट जब चल रहे हैं बोलेंगे कि मुझे सर हाथ में झंझनी है और ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हम चलते हैं तो पूरा ऐसे लड़खड़ा के चलते हैं, बैलेंस नहीं होता, लगता है गिर जाएंगे। ये लास्ट 3-4-6 महीने से हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, आमतौर पर इसके कई बैलेंस जाने के कई कारण हो सकते हैं। ब्रेन की वजह से हो सकता है, कान के अंदर कोई प्रक्रिया खराब हो उसकी ईएनटी की वजह से वो भी हो सकता है। लेकिन ये भी एक बहुत कॉमन कॉज है जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से मेन जो नस है स्पाइनल कॉर्ड वो दबने की वजह से धीरे धीरे बैलेंस चला जाता है। और ये पेशेंट्स इधर उधर अलग तरह की नस की दवाइयाँ लेते रहते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं, जबकि प्रॉब्लम यहाँ रहता है। फिजियोथेरेपी भी लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास फायदा ऐसे प्रॉब्लम में नहीं होता। इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस विथ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन एंड सर्वाइकल माइलोपैथी मेडिकल टर्म में बोलते हैं। मतलब स्पाइनल कॉर्ड के दबने से उनकी डिजीज हो रही है, वो खराब हो रहा है। तो ये जो होता है ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इससे धीरे धीरे बढ़ सकता है, हाथ पैर में, दोनों हाथों और पैरों दोनों में वीकनेस आ सकती है और लकवा भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आमतौर पर गर्दन के दर्द से या स्पॉन्डाइलोसिस जो आपको नॉर्मली मालूम है उस तरह से अब ये प्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होता है उसका कारण क्या है और उसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में ऑपरेशन का रोल सिर्फ 20% पेशेंट में होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में सर्वाइकल स्पाइन के जो गर्दन और दर्द है, इवन थोड़ा मोड़ा नस का दबाव हो, ज़्यादातर
केसेस में इसमें दवाइयाँ, पॉस्चर, फिजियोथेरेपी और जो हमारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग से ये ठीक हो जाता है। पौष्टिकता मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी गर्दन जो है वो उसकी जो हड्डी है वो मत मोबाइल है। तो अगर नींद आ गई आपको, क्या होता है, सारे से नीचे लटक जाता है, आपकी पीठ नहीं लटकती। क्यों? क्योंकि गर्दन का जो एंटायर सर का जो भार ले रहे हैं आप, वो आपके गर्दन के जो मसल्स हैं वो बैलेंस कर रहे हैं आपके सर को, बराबर। तो अभी ये मसल्स का बैलेंस जब बिगड़ता है, जैसे जैसे उम्र होता है मसल्स वीक होते हैं, तो ये बैलेंस बिगड़ता जाता है, तब जाके बहुत कॉमनली ये होता है। तो सबसे कॉमन तो है हमारे जो मसल्स वीक हो जाते हैं, उसके लिए कई सारे हमारे एक्सरसाइजेस होते हैं जो घर पे आराम से किए जा सकते हैं। ये मैं मेरे अपने वेबसाइट पे और इसमें भी अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो मैं आपको तरह तरह डिटेल्ड एक्सरसाइजेस दे दूंगा। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत अच्छे हैं जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हम गर्दन की एक्सरसाइजेस करने से घर पे भी कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के साथ थोड़े दिन करने के बाद, तो इससे गर्दन का 80% जो प्रॉब्लम्स है इसी से ठीक हो जाता है। दूसरी बात, पॉस्चर। अभी पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लैपटॉप से काम करते हैं, अगर लैपटॉप नीचे है, आपको सर झुका के काम करना है, कोई मशीन में काम करना पड़ रहा है, डायमंड इंडस्ट्री के लोग हैं उनको 8-8 घंटा बैठ के ऐसे काम करना पड़ता है, बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ तक कि आप हर किसी को देखेंगे मोबाइल पे। आज तक हम मोबाइल पे बैठे रहते हैं 6-6 घंटा। आज से 5 साल पहले जब ये इंटरनेट इतना नहीं था तो मोबाइल को यूज़ नहीं करता था। तो ये गर्दन की जो स्पॉन्डिलोसिस रिलेटेड प्रॉब्लम है, अभी यंगर लोगों को भी बहुत ज़्यादा ये मोबाइल लॉन्ग यूज़, लैपटॉप लॉन्ग यूज़ की वजह से ज़्यादा मिल रहा है, जो कि पहले सिर्फ एल्डरली पॉपुलेशन में उनको ज़्यादा मिलती थी। अभी ये बहुत कॉमन हो रहा है मसल इंबैलेंस की वजह से, रॉन्ग पॉस्चर की वजह से। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। दुनिया की कोई दवा इसको ठीक नहीं करेगी जब तक आपका पॉस्चर गलत है। दवाइयों में मेनली 2 तरह की दवाइयाँ रहती हैं इसमें, जो हम लोग देखते हैं कि दवाई क्या प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कौन से स्टेज तक पहुँचा है। अगर ऐसा लगे कि सिर्फ गर्दन का पेन है या इसमें, तो उसके हिसाब से हम लोग सूजन की, गर्दन की दवाइयाँ, मसल्स के लिए दवाइयाँ देते हैं। अगर ये लगे नस दब रही है, थोड़ा मोड़ा नस दब रहा है और उसकी वजह से थोड़ा पेन हो रहा है, तो उसके लिए भी दवाइयाँ आती है। हर पेशेंट में ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दबाव है और मान लीजिए कि हाथ में वीकनेस आ रहा है और लग रहा है कि इसकी दवाई से ठीक होने की चांस कम है, तो जाके फिर आपको ऑपरेशन अनिवार्य हो जाता है। आप चाहे ना चाहे, ऑलवेज मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि विदाउट ऑपरेशन ठीक हो जाए, लेकिन जिस पेशेंट में ज़रूरी है उसमें आप ऑपरेशन से नहीं बच सकते, नहीं तो आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि अगर उन पेशेंट्स में जिनमें ये सर्वाइकल माइलोपैथी यानी जो स्पाइनल कॉर्ड के दबने से जो प्रॉब्लम हो रहा है, उनमें क्या इलाज है। जिसमें मैंने बोला आपको कि हाथ सूने पड़ जाते हैं, पैरों का बैलेंस चला जाता है, पैरों में वीकनेस आती है, तो ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट क्या है। तो ऐसे पेशेंट में ट्रीटमेंट यहाँ पे अर्ली रिकॉग्निशन, जितनी जल्दी आपको पता चलेगा उतनी जल्दी आपको इसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई नॉन ऑपरेशन वाला इलाज नहीं है। ये एकमात्र ऐसा प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये कितने टका में होता है? 5% लोगों में मैक्सिमम होता है, 3 से 5%। इन लोगों में यहाँ पे कोई भी आपको ऑपरेशन का अवॉइड करने कोई रास्ता नहीं है। जितना डिले करेंगे ऑपरेशन, धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम होता जाता है। कोई भी ऑपरेशन, स्पाइन की हो या कोई भी ऑपरेशन हो, उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ डर लगता है कि अगर ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा। देखिए, ऑपरेशन करने का मैं पहले भी मैं ये चीज़ बहुत क्लियरली अपने पेशेंट को बोलता हूँ, कोई भी ऑपरेशन, छोटे से बड़ा ऑपरेशन का 2 ही चीज़ से बताया जाता है। एक, ऑपरेशन करने के क्या फ़ायदे नुकसान है, दूसरा ऑपरेशन नहीं करने के क्या फ़ायदे नुकसान है। तो सर्वाइकल माइलोपैथी ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो इस ऑपरेशन से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे आज आपने ऑपरेशन किया, मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो नस चोकअप हो गई है जिसकी वजह से हाथ पैर वीक हो रहे हैं, उसको हम खोल देते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। और कभी कभी फ्रंट से जाके करते हैं, कभी कभी ये चीज़ बैक से जाके करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। और उससे क्या होता है, तुरंत विद इन वेरी नेक्स्ट डे धीरे धीरे नस में जान आने लगती है। अगर रेडिएटिंग पेन है, अगर नस के एक सिंगल नस के दबने से, वो तो तुरंत उसी दिन ठीक हो जाता है। पेशेंट हफ्ते 10 दिन में अपना जॉब कर सकता है। ऐसे भारी चीज़ उठाना 1 डेढ़ महीना हम मना करते हैं। वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट अपना, अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर काम में सिटिंग जॉब है, घर में बैठना चलना फिरना चालू हो जाता है, हफ्ता 10 दिन में वो अपना नॉर्मल जॉब कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हैवी मशीनरी कंस्ट्रक्शन उठाने का काम हम 1 डेढ़ महीना मना करते हैं कि गर्दन में उसमें स्ट्रेन आता है, हम नहीं चाहते कि उसमें स्टार्टिंग ऑपरेशन है 1.5 महीना, पर 1.5 महीना बाद आप कुछ भी, 1.5 से 2 महीने बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती।
लंबर स्पाइन कमर में थोड़ा बहुत रेस्ट लगता भी है, कम मिनिमल, लेकिन गर्दन की जो सर्जरीज है, सर्वाइकल सर्जरी, उसमें कोई रेस्ट नहीं लगता, फटाफट पेशेंट रेडी हो जाता है, जो भी उनका है हफ्ते 10 दिन लीव लेना पड़ता है, उसके बाद बैक टू वर्क। जो को सीवियर हुआ है, जिनके हाथ पैर में वीकनेस हो गया, उनको भी 2 से 3 महीने में हमने ऐसा किया है, पेशेंट जॉब ज्वाइन कर लिए हैं, अपना अपना काम जो रेगुलर कर रहे हैं 8-12 घंटे, तो इसमें कोई ऐसा अपने काम में डिस्ट्रप्शन नहीं होता। ठीक है। लास्टली मैं ये बताना चाहूँगा कि कई लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि हम जब ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हमारे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो हमें मतलब ऑपरेशन के कितने दिन रहना पड़ेगा, इस तरह की जो सवाल आते हैं, ऑपरेशन रिलेटेड सवाल आते हैं बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के। तो इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में रिकवरी बहुत जल्दी आती है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ जैसे है कि जैसे पॉस्चर इसके बाद भी सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद आप भूल गए कि आप वापस वही आड़े टेढ़े पॉस्चर में बैठना शुरू हो गया, बैठ के आप रॉन्ग पोजीशन में करेंगे, तो ये आपको वापस प्रॉब्लम करता है। लेकिन ऑपरेशन हम तभी करते हैं जब हमको खतरा ज़्यादा रहता है। अभी एक ऐसा दौर आया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कि लोग ट्राई करें हर चीज़, हर बीमारी में, कि कोरोना वायरस की वजह से हम त्रस्त हैं, कोरोना वायरस की वजह से हमारे सारे कंट्री और पूरे दुनिया में हाहाकार मची हुई है, और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट सब इस पर, इवन गवर्नमेंट भी इसकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ से इसका निवारण कर सके। इस टाइम में हम लोग यूजुअली जो जिस तरह की स्पॉन्डिलोसिस इतना कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे पास रोज और स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट आते हैं, इनको हम क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होम एक्सरसाइजेस, होम थेरेपी से ये ठीक हो जाता है। 1-2 बार हमको दिखाना पड़ता है। जो पेशेंट हॉस्पिटल में आ नहीं सकते बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, वो उनको हम वीडियो कंसल्टेशन से भी इनिशियल एक हम देख लेते हैं और उसके दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी चालू कर देते हैं, उससे मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप ऐसा है कि आपका ये जो मैंने बताया कि आपकी नस दब रही है और हाथ में एकदम वीकनेस आ गया या नर्वनेस आ गया, कोई दवाई फिजियोथेरेपी लिया हुआ है, सब ठीक हुआ है, कि कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो ये जो चीज़ है इसको जो है हम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को देखते हैं कि कितना रिस्क सही है। अगर सच में अर्जेंट है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि देखिए हमारे हॉस्पिटल में अभी हमने कोरोना और नॉन कोरोना की पूरी अलग फैसिलिटीज़ करके रखी है। जो भी पेशेंट आते हैं हम उनकी पूरी टेस्टिंग करते हैं, उनकी रूल आउट करते हैं कि कोरोना है या नहीं है, CT स्कैन चेस्ट की करते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं। और हमारे स्टाफ, डॉक्टर सब कोरोना नॉन कोरोना की सब अलग हैं, लिफ्ट्स वगैरह एंट्री अलग है, तो इस तरह से सेफ है। बाकी हम PPE किट्स यूज़ करते हैं, यानी पर्सनल प्रोटेक्शन क्लोथ हम यूज़ करते हैं, तो रिलेटिवली क्वाइट सेफ है। अगर आप दुकान में दूध के लेने जा रहे हैं तो उतना जितना रिस्क है उतना ही रिस्क है हमें यहाँ पे ऑपरेशन कराने, क्योंकि हम सारे रिस्क लेते हैं। इनफैक्ट दूध वहाँ लेते जाते हैं तो हर चीज़ में हाथ लगाते हैं, कोई आधे लोग वहाँ पे पता नहीं रहता किसको कोरोना है। यहाँ पे हम लोग पूरा चेकिंग करते हैं, स्टाफ का भी करते हैं, और हमारे सारे पेशेंट जो नॉन कोरोना के एकदम अलग है। और ऑफकोर्स जो सर्जरी जो पर्टिकुलरली जिस तरह की है, अगर आपको मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको करना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से आपको वीकनेस आ गया या आपके जो नसों में नमनेस आ गया, आपको बैक पेन है, तो आपको ये करना अनिवार्य है। इसमें आप अगर वेट करेंगे तो इसमें आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको इसमें रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, स्पॉन्डिलोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में, या कोई भी ऐसे विषय स्पाइन रिलेटेड विषय में, तो आप आसानी से मेरे इस फेसबुक जो वीडियो है इनके से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं इन पे पूरे ट्राई करूँगा आपकी सारे प्रॉब्लम्स क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरी हो, या अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए या हमें बताना है कोई भी कारण से, तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे देता हूँ और हमारे यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर शायद भी का दे देता हूँ, 0261-719-0000, ये लैंडलाइन नंबर है, और 9512660096 ये यहाँ का मोबाइल नंबर है। आप इस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आप फेसबुक पे भी आप मुझे क्वेरी करके पिंग करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Sir, thank you very much for the brief introduction and the knowledge sharing regarding the myths and fact on the cervical spondylosis. There are few viewers want to have some queries and want to know they have some queries and they have some questions in their mind. Just Okay. I am asking you, there are, sir, is surgery for cervical spondylosis is risky?
देखिए रिस्क की बात करें, यस, अगर रिस्क की बात करें तो इट इज़ पहले रिस्की था। आज से जब 10-15 साल पहले बहुत ही रिस्की था, क्योंकि वो टाइम पे हमारे पास माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो माइक्रोस्कोपिक बर एंड अदर थिंग्स ये नहीं थे। अभी जिस तरह से करते हैं इट इज़ वेरी, देखिए जीरो रिस्क कोई भी एक मोतिया की सर्जरी में भी नहीं होता। आई विल से राइट नाउ किसी भी नॉर्मल सर्जरी में जितना रिस्क होता है उससे ज़्यादा रिस्क नहीं होता, बहुत ही कम रिस्क में होता है। रेयरेस्ट टू द रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें। तो ये नॉट, आई डोंट से इट इज़ जीरो रिस्क, बट इट इज़ अस रिस्की है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन में जितना आपको सोचना पड़ता है उतना ही आपको इसमें भी सोचना पड़ता है। आज की तारीख में हम जिस टेक्निक से और अच्छे जगह में आप कर रहे हैं, आगे किसी छोटे अनइक्विप्ड जगह में करेंगे तो हाँ रिस्क ज़्यादा है। यस। Thank you, sir. One another question is there. Can there be a weakness of hands and legs due to cervical spondylosis? My relative has this, but he does not have pain. देखिए अभी वही मैं आपको अभी बताने चाहता हूँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। पेन होना ज़रूरी नहीं है, पेन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हाथ में नमनेस, वीकनेस, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो सकता है। पेन हो तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। इट कैन बी, ये बिल्कुल हो सकता है आपके स्पॉन्डिलोसिस की वजह से, और भी वजहें हो सकती हैं, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ट्रीटेबल कॉज है। आप कोई ऐसी चीज़ जाने जिसमें कि हाँ नमनेस हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ जानना जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसकी ट्रीटमेंट है और ये ठीक हो सकता है। प्रॉपर दवाइयाँ, और अगर दवाई से नहीं हो तो प्रॉपर सर्जरी से ये ठीक हो सकता है, क्यूरेबल है। ओके Sir, one more question is there. How long after surgery for cervical spondylosis can my husband do his work? He's an accountant in a company. मैंने ऑलरेडी स्टॉक में ये बताया हुआ है, वापस मैं आपको बताता हूँ। देखिए अकाउंटेंट के जॉब के लिए उनको विद इन 10 डेज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, अगर डिपेंडिंग ऑब्वियसली उसको स्पॉन्डिलोसिस की वजह से रेडिएटिंग पेन है, हाथ में नमनेस है, तो वो ठीक तुरंत हो जाता है। हफ्ते 10 दिन में वो आप आराम से अपना काम अकाउंटेंट का बैठ के कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम तो 4-5 दिन में ही कर सकते हैं, और ऑफिस जाने आने में भी हफ्ते 10 दिन में कर सकते हैं। वेट उठाने वाला कोई भी झुक के काम, दैट ही शुड नॉट डू फॉर एटलीस्ट अ मंथ एंड हाफ, जैसे सेड अर्लियर। यस। And sir, one more question. I have heard of cervical spondylosis. Is the same as slip disc or is it different? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतने सारे टर्म्स होते हैं इंटरनेट पे, इतने ज़्यादा वेबसाइट हैं, इसलिए लोगों को और कन्फ्यूजन होने, पहले से भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सर्वाइकल स्लिप डिस्क इज़ लेमेंस टर्म। इसका मतलब ये होता है कि जो गादी है वो बाहर आ गई है, और या उसकी गादी में से उसकी हाइट कम हो गई, ख़राब हो गई है। तो यस ऑब्वियसली गर्दन में एरिया स्पाइन का ही हिस्सा है। तो स्लिप डिस्क आप जिसको आप लेमन टर्म में करते हैं, यानी हमारे डिस्क डिजनेशन, डिस्क हर्निएशन जिसका मेडिकल टर्म में बोलते हैं, वो चीज़ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में होता ही है। इट्स अ पार्ट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इनवेरिएबल पार्ट। हाँ, ये स्लिप डिस्क भी बोल सकते हैं, गर्दन के एरिया का स्लिप डिस्क। यस। One more question, sir. Is massage of neck helpful in cervical spondylosis? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मसाज सबको अच्छा लगता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गर्दन का एरिया बहुत ही पर्टिकुलरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ज़्यादा हो तो अगर विगरस मसाज किया, बहुत तरह के विगरस मसाज होते हैं, बहुत जोर से खींचना, ट्रैक्शन, विगरस मसाज जो होता है, इसमें गर्दन के जो लिगामेंट्स और अंदर की नसों में डैमेज हो सकता है। तो मसाज आई डोंट थिंक गर्दन के एरिया में पर्टिकुलरली अवॉइड करना चाहिए। गर्म सेक ले सकते हैं, हाँ, कुछ ऑइंटमेंट जेल आपके जो भी है आप लगा सकते हैं, लेकिन विगरस मसाज इसमें बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। बहुत लोग करते हैं जब झटके देके मैनिपुलेट करना, पीठ में वो कमर के एरिया में करते, कमर थोड़ा स्टिफ है, कमर में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन गर्दन के एरिया में स्पॉन्डिलोसिस में वेरी रिस्की टू हैव मसाज। So, one more question. My father has been diagnosed as cervical spondylosis. He has lost balance on walking since last 1 month. But due to corona pandemic, we are scared for doing surgery. How long can we wait for surgery? See, first of all, I have to evaluate him. If he, as you say, he has cervical spondylosis, then he must have shown, आपने कहीं दिखाया होगा, MRI करवाया होगा। अगर इसमें cervical spine में प्रेशर है, then you cannot actually, ideally you should not wait a single day. कोरोना एपिडेमिक अनफॉर्चुनेटली इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं, और ये ऐसी चीज़ है जो 1 महीने से अगर बैलेंस जा रहा है तो अभी उनके पैर में वीकनेस भी हो सकता है, लकवा भी हो सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम वेट नहीं कर सकते। वी मस्ट गेट हिम ऑपरेटेड एंड वी विल टेक ऑल द प्रिकॉशंस
हम लोग उनके जो हमारे हॉस्पिटल में वैसे भी हमारे कोविड के लिए सब अलग फैसिलिटीज़ हैं, लिफ्ट से लेके अंदर से लेके पेशेंट, डॉक्टर्स, इवन स्टाफ, ओटी स्टाफ सब अलग हैं। कोविड और नॉन कोविड के एकदम टोटल सेपरेशन है, और इसलिए हम कर सकते हैं और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं और ज़रूरी है। आपका क्वेश्चन है इज इट नेसेसरी, हाउ लॉन्ग कैन वी वेट? यू शुड नॉट वेट इन दिस कंडीशन, यू शुड नॉट वेट एट ऑल। I mean, the earliest opportunity you should get it done, and otherwise he will end up in big trouble. Thank you very much, sir. I request to all the viewers or those are not right now available and viewing this event, whenever you are having some queries for this specific problem or related to any spine surgery, you can drop a text message to this event. Thank you very much. Okay, thank you. This is Dr. Saurabh Mukherjee, and it was have a nice day. Stay safe.